students, we again have a question, very simple one, and the question is, you can see here the two spring K1 and K2 as appearing they are connected in series, क्योंकि ये इन टू इंड कनेक्टेड है और सीरीज़ में इनके साथ एक मास m अटैच्ड है और हमसे पूछा जा रहा है कि भैया इसका K इक्विवेलेंट क्या होगा। मतलब अगर आप सही में पूछे तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ये पिक्चर सिंपली रिड्यूस हो जाना चाहिए, ये हमारा K इक्विवेलेंट और ये हमारा मास m, ठीक है। और अगर ये मास m इक्विलिब्रियम में जाने के लिए इसको इनिशियल पोजीशन से x डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में रहने के लिए, तो आप लिख सकते हो क्या चीज़ कि यहाँ से कि अगर ये x नीचे आएगा तो स्प्रिंग में इलोंगेशंस भी x का होगा और स्प्रिंग में इलोंगेशंस x का होगा तो कहीं ना कहीं जिसका वेट mg होगा वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा इसके रिस्टोरिंग स्प्रिंग के रिस्टोरिंग फोर्स के साथ। तो मतलब mg इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो क्या चीज़, K इक्विवेलेंट इंटू x, जो बेसिकली टेंशन इन द स्प्रिंग T है, तो मान लो इसको आप T लिख लो, ठीक है। तो आपको इस पिक्चर्स में रिड्यूस करना है। अब आप ज़रा देखो कि हम ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं P1, इस पॉइंट को मान लेते हैं P2, ठीक है। ये मास m है तो नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा होगा वो ये है mg, ठीक है, और इधर ऊपर की ओर टेंशन T, ठीक है। तो टेंशन T है, फिर इधर की ओर टेंशन यहाँ T लग रहा है, ठीक है। तो मतलब ये टेंशन T है, ओके। अब ज़रा इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में समझते हैं कि अगर ये मास अपने इनिशियल पोजीशन से x डिस्टेंस नीचे आ गया, ठीक है, इफ़ द मास टू अचीव द इक्विलिब्रियम पोजीशंस द मास m मूव्स फ्रॉम द इनिशियल पोजीशंस टू अ डिस्टेंस x, ठीक है। तो जब ये x डिस्टेंस नीचे आ गया, ओके, तो क्या होगा कि x डिस्टेंस नीचे आने की वजह से क्या होगा कि इसमें भी एक मतलब स्ट्रेच होगा और इसमें भी स्ट्रेच होगा। हमने ऐसा माना कि इसमें इस स्प्रिंग में जो स्ट्रेच हुआ वो हुआ x1 और इसमें जो स्ट्रेच हुआ ये हुआ x2, ठीक है। तो अब आप लिख सकते हो क्या चीज़ कि अगर आप यहाँ पे मतलब इस पॉइंट P2 पे देखो तो P2 पे क्या लगेगा, P2 इस पॉइंट पे जो एक फोर्स लग रहा होगा mg नीचे, और ऊपर की ओर जो स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स अगर x2 से इलोंगेट हो गया है तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या लगेगा ऊपर की ओर, तो k इंटू x2, K1 यहाँ K2 इंटू x2 लगेगा ऊपर की ओर। उस तरह से P1 का जब आप बनाओगे तो चूँकि आपका स्प्रिंग क्या है, मासलेस है, मतलब जो मास है m इज इक्वल टू 0 है। स्प्रिंग क्या है आपका, स्प्रिंग्स आर मासलेस, स्प्रिंग आर मासलेस, ठीक है। स्प्रिंग क्या है हमारा, तो मासलेस है। तो आप एक चीज़ समझ लिए कि mg इक्वल टू K2 x2 यहाँ P2 पॉइंट पे जब लगाया तो ये पॉइंट P2 पे, और इसी प्रकार P1 पे जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो P1 पे क्या लग रहेगा, P1 पे क्योंकि ये मासलेस है तो सीधे ये जो इसका जो वेट है वो ट्रांसफ़र होगा। तो आप ये इसको लिख सकते हो कि जैसे देखो ये अगर x2 से स्ट्रेच हो गया तो रिस्टोरिंग फोर्सेस इधर, और इधर इस पॉइंट पर रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या लगेगा यहाँ पे K इंटू x2, K2 इंटू x2। तो अगर आप P1 पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो क्या होगा, ये नीचे की ओर जो है ये लगेगा K2 इंटू x2, ये रिस्टोरिंग फोर्सेस ड्यू टू द स्प्रिंग 2, और यहाँ भी अगर वो x1 लेंथ से स्ट्रेच हुआ है तो ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा, इसको लिखोगे आप K1 इंटू x1। तो अब आप लिख सकते हो यहाँ पे ये K1 इंटू x1 और नीचे क्या हो गया, तो K2 इंटू x2, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं इसको ऐसा लिख सकते हो कि mg इज इक्वल टू K2 इंटू x2 इज इक्वल टू K1 इंटू x1। अब एक चीज़ समझ लेने वाली बात ये है, आपने देखा कि ये जो वेट है मतलब बॉडी का जो वेट है, ब्लॉक का जो वेट है, ये क्या हो रहा है, शेयर नहीं हो रहा है। ये जितना इस स्प्रिंग पे लग रहा है उतना ही वेट इस स्प्रिंग यहाँ इस पॉइंट पे भी नीचे की ओर लग रहा है। सो सीरीज कॉम्बिनेशंस में जब मासलेस स्प्रिंग होता है तो लोड शेयर नहीं होता है। देयर इज नो लोड शेयरिंग इन सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ द मासलेस स्प्रिंग। आप इसको कंक्लूड कर सकते हो क्या चीज़, देयर इज नो लोड शेयरिंग, क्या लिखोगे, देयर is no load sharing in series combination of massless
स्प्रिंग, जब आपका स्प्रिंग मासलेस है उस केसेस में कोई लोड शेयरिंग नहीं लग रहा है, मतलब जो लोड इस स्प्रिंग को लग रहा था इस मास की वजह से mg नीचे, वही लोड इस स्प्रिंग को लग रहा है नीचे कितना mg। आप इस इक्वेशन से समझ सकते हो इस बात को, कोई लोड शेयरिंग नहीं होता है। तो ये बात तो जाहिर हो गई कि इस पे भी सेम फोर्स लग रहा है, इस पे भी सेम फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जब सेम फोर्स लग रहा है तो अब आपके पास इक्वेशंस क्या है कि x लेंथ गया है तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ये इक्वेशन है। तो आपको तो ये पता था कि जब आप इक्विवेलेंट स्प्रिंग में करेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या चीज़ टेंशन t बाई k इक्विवेलेंट एंड दिस इज इक्वल टू x1। तो फोर्स तो सेम लग रहा है, यहाँ पे जो वेट का फोर्स है वो सेम लग रहा है। तो अब आप लिख सकते हो क्या चीज़ की x1 है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कि t, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा k1 इंटू x1, और यहाँ भी फोर्स चूँकि टेंशन सेम लग रहा है t बराबर क्या हो जाएगा तो k2 इंटू x2। तो अब आप लिख सकते हो यहाँ पे t बट्टा यहाँ पे क्या चीज़ t बट्टा x1 और t बट्टा k1 एंड जोड़ यहाँ पे t बट्टा k2। तो इससे क्या आ गया 1 बाई k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। आप इसको क्या बोलते हो पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 इंटू k2 बट्टा k1 प्लस k2, ठीक है। अब आ जाओ इस पिक्चर में, ठीक है। इस पिक्चर में अगर आप सही में देखें तो इस वेट होगा क्या चीज़, अगर ऐसा करके छोड़ा जाए इक्विलिब्रियम की अवस्था को पाने की कोशिश करेगा तो ये वेट जो है इसका वेट mg नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। इसका वेट mg नीचे की ओर लगेगा। तो ये वेट क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा। मान लो कि ये आपका k1 है, मतलब ये k2 है, ये स्प्रिंग 2 है, ये क्या है स्प्रिंग 2, और ये हो गया स्प्रिंग 1। तो क्या होगा कि इसको हम ये कहते हैं कि 2 है x2 लेंथ से कंप्रेस किया, x2 लेंथ से क्या किया कंप्रेस किया, ठीक है। और इसमें क्या होगा वेट इसको इलोंगेट करेगा। तो हम ये मानते हैं कि x1 लेंथ से इसको क्या किया इलोंगेट किया, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखा जाए इस मास का तो क्या होगा, ये इस मास को हमने रिप्रेजेंट किया पॉइंट मास से। अब देखो कि नीचे जो है इसका एक वेट लग रहा है mg। अब देखो ये जो आपका है जब आपका ये x2 लेंथ से कंप्रेस हुआ तो रिस्टोरिंग फोर्सेस कैसे लगेगा, ऊपर लगेगा, ठीक है। ये हो गया F2। ये x1 लेंथ से यह क्या इलोंगेट हुआ, रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या लगेगा ऐसे F1 लगेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या लगा F1 प्लस F2। तो अब आप इसको लिख सकते हो क्या चीज़ कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू mg। और अगर ये x लेंथ एक बार समझिए कि अगर ये x लेंथ नीचे आएगा कंप्रेस अगर x2 लेंथ से करेगा इलोंगेट x1 होगा, मतलब कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आपका x1 इज इक्वल टू x2 होगा। जितना से कंप्रेस होगा उतना ही से ये स्ट्रेच होगा। तो ये हो गया। तो जब आप इसको ऐसा लिख लिए तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ से k1 इंटू x1 इंटू x2 इक्वल टू x, k1 इंटू x जोड़ k2 इंटू एक्स इज इक्वल टू mg। आपका पर्पस क्या है, इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना। मतलब क्या चीज़ आपको निकालना है ऐसा सेटअप, ये हो गया मास, ये हो गया k इक्विवेलेंट, ये हो गया मास यहाँ पे mg, जो इक्विलिब्रियम में आने के लिए x डिस्टेंस नीचे जाता है। तो आप लिख सकते हो टेंशन इन द स्प्रिंग जो t होगा इज इक्वल टू k इक्विवेलेंट इंटू x, ठीक है। तो ये एक्चुअली में mg एक्चुअल में है क्या चीज़, ये mg ही तो है। तो अब इसको आप लिख सकते हो क्या चीज़ mg। तो यहाँ पे क्या लिखे आप, यहाँ पे लिखोगे आप k इक्विवेलेंट इंटू एक्स। तो k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2, यहाँ से आ गया। तो यही सब प्रोसेस है हम लोग। फ्रेंड्स वी हैव अनदर क्वेश्चंस हियर रिलेटेड टू फाइंडिंग द डिस्प्लेसमेंट when n number of springs are available in your problems. You can see here 1 2 3 4 springs are present here, and we are requested to find catches displacement of the plate P। ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका प्लेट, और इस प्लेट पे एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का। आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्लेट P का क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो आपको पहले तो एक सिंपल केस में याद दिला दूँ जो आप पढ़ चुके हैं, और वो केस क्या है कि सपोज़ करिए ये ऐसा आपका सेटअप है, यहाँ बीच में एक मास है m मास, और
यहाँ पे एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का है स्प्रिंग कांस्टेंट K1, और यहाँ पे एक स्प्रिंग है, इसका है स्प्रिंग कांस्टेंट K2, ठीक है। तो जब हम इस व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस मास m, मतलब अगर आप देखिए इधर की ओर इस पे एक फोर्स F अप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। तो जब इस पे एक फोर्स F अप्लाई होगा तो क्या होगा, जैसे सपोज करें इनिशियल पोजीशन है ये मास का, तो ये मास क्या होगा, डिस्प्लेस होगा आगे की ओर। जब वो आगे की ओर डिस्प्लेस होगा तो सपोज करिए कि यहाँ से इनिशियल पोजीशन से वो x डिस्टेंस डिस्प्लेस होगा और आपका मास जो है अब यहाँ आ गया, कहाँ आ गया, यहाँ, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से कहाँ, यहाँ, ये x डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ। तो ये जो इस मास में जो x डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वजह से क्या होगा, ये स्प्रिंग x लेंथ इधर की ओर x लेंथ स्ट्रेच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्ट्रेच्ड बाय x लेंथ, ठीक है। और जब ये इधर की ओर हम करेंगे तो ये क्या होगा, कंप्रेस होगा, और कितना लेंथ से कंप्रेस होगा, तो कंप्रेस्ड बाय कितना, तो सेम x लेंथ। तो देख रहे हैं कि इस केसेस में क्या हो रहा है कि ये जब फोर्स आप एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं तो ये स्प्रिंग में स्ट्रेच, जितना का स्ट्रेच इस स्प्रिंग में होता है उतना ही का कंप्रेशन इस स्प्रिंग में होता है, ठीक है। तो अब अगर इक्विलिब्रियम पोजीशंस की बात करें, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ये मास हो गया मेरा m, और इस मास पे एक फोर्स की रिस्टोरिंग फोर्स क्या लगेगा, आप देखिए रिस्टोरिंग फोर्स के डायरेक्शन को समझिए। अगर ये स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ x लेंथ तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या लगेगा, F1 इधर, ताकि वो नॉर्मल लेंथ को रिस्टोर करे। अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस हुआ तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स फिर इधर की ओर लगेगा ताकि वो नॉर्मल लेंथ को अचीव करे, F2। तो कहीं ना कहीं आप लिख सकते हैं कि ये आपका जो स्प्रिंग लगा कितना लगा, F1 और प्लस यहाँ पे F2 जो आपका हो गया फोर्स F के बराबर, वेक्टोरियली तो सेम F के बराबर हो गया। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो फोर्स F एक्चुअली में आपका पर्पस क्या है, इस डायग्राम को हम चाहते हैं कि इसका एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग मतलब निकालें। मतलब हमारा पर्पस ये है कि हम इस डायग्राम को रिड्यूस कर ले एक सिंगल स्प्रिंग में K इक्विवेलेंट, और यहाँ पे मास M हो, ठीक है, और यहाँ फोर्स F लग रहा हो, और इस फोर्स F की वजह से ये मास मान लो कि इस स्प्रिंग में इलोंगेशन X प्रोड्यूस कर दिया हो, तो आप लिख सकते हो क्या चीज़ कि F इज इक्वल टू जो इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्सेस होगा टेंशन T इन द स्प्रिंग, दिस इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट इनटू X, ठीक है। अब तो यही चाह रहे हो कि इस फोटो को हम इस सेटअप को हम इसमें रिड्यूस कर लें। तो इसमें रिड्यूस करने के लिए जो है सो आपको अब क्या करना पड़ेगा, F बराबर K इक्विवेलेंट इंटू X है, तो इस इक्वेशन 1 का जो है इसमें पुट करो तो ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट इंटू X एंड दिस इज इक्वल टू F1 इज नथिंग बट द K1 इंटू X। K1 डिस्प्लेसमेंट है X और जोड़ K2 यहाँ पे, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम X से हुआ है तो X। तो आप लिख सकते हो क्या चीज़ कि K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि ये सेटअप सिंपली किस में रिड्यूस हो गया, सिंपली इट रिड्यूसेस टू द पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू स्प्रिंग, सीरीज में नहीं पैरेलल। ये एक्चुअली में क्या है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू स्प्रिंग्स पे रिड्यूस हो गया। जो इसमें बस हुआ क्या चीज़, अगर ये दो स्प्रिंग्स पैरेलल में होता और ये मास x डिस्टेंस से डिस्प्लेस होता तो दोनों में या स्ट्रेच होता या अगर उधर करते तो पुल होता, लेकिन यहाँ क्या एक में स्ट्रेच है, इसमें कंप्रेशन है। लेकिन इक्विवेलेंट देख रहे हैं आप K1 प्लस K2 है जो एक्चुअली में क्या है आपका, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू स्प्रिंग का रिजल्ट है। तो चलिए इसी पे आधारित ये सवाल हमारा जो है तो उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि इस 50 न्यूटन फोर्स की वजह से ये प्लेट कितना डिस्टेंस डिस्प्लेस हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा पर्पस क्या है कि ये दो स्प्रिंग हम देख रहे हैं, ये दो स्प्रिंग जो है वो क्या है, वो हमारा सीरीज में दिख रहा है,
ठीक है, सीरीज में क्यों है? क्योंकि इंड टू इंड दो स्प्रिंग आपस में अटैच्ड है। तो हम चाहते हैं कि इस स्प्रिंग को जो है इसका जब सीरीज कॉम्बिनेशंस में जब निकालते हैं तो क्या होता है, के इक्विवेलेंट। जब इसका के इक्विवेलेंट निकालेंगे, के इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज कनेक्टेड स्प्रिंग, सीरीज कनेक्टेड स्प्रिंग क्या होता है, तो K1 इंटू K2 बटा K1 प्लस K2 इन होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो ट्वाइस ऑफ K इंटू K बटा ट्वाइस ऑफ K प्लस K, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ K स्क्वायर बाई थ्राइस ऑफ K कट गया 2K बाई 3। तो अब आप इस कॉम्बिनेशन को रिड्यूस कर सकते हो, कैसे, ये रहा, ठीक है, एक तो आपका ये स्प्रिंग ऐसे का ऐसा थ्राइस ऑफ K, दूसरा स्प्रिंग आपका ऐसे का ऐसा कितना 2K बाई 3, ठीक है, और ये रहा आपका प्लेट P, ओके, और इस प्लेट के साथ दूसरा स्प्रिंग आपका अटैच है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ये एंड आपका फिक्स है, इधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं F इज इक्वल टू 15 न्यूटन। अब आप गौर से देखो तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है, ये और ये दो स्प्रिंग क्या है, पैरेलल में है, और आपको बता चुके हैं कि अगर आपका सेटअप ऐसा होता है, अगर आपका सेटअप ऐसा है कि यहाँ एक स्प्रिंग है और ये मास है m, ठीक है, और यहाँ एक मास है, इसका यदि K1 वैल्यू है, इसका यदि K2 वैल्यू है, तो K इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, K1 प्लस K2, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या हो रहा था कि ये सीरीज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ही एक्चुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट हो जाता है। तो हम कहीं ना कहीं अगर देखें तो हम के इक्विवेलेंट क्या निकालेंगे, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ के प्लस 2K बाई 3 प्लस के, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 9K प्लस ट्वाइस ऑफ के प्लस थ्राइस ऑफ के बाई यहाँ पे 3, तो 3 2 5 14, मतलब 14K बाई 3 आ गया। तो ये आ गया के इक्विवेलेंट। मतलब कि अब आपका अगर इस पिक्चर को रिड्यूस कर रहे हैं आप सिंगल फोटो में, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका के इक्विवेलेंट जो कि कितना है, तो 14K बाई 3 है, और यहाँ आपका प्लेट P हो गया, ठीक है, दिस इज द प्लेट P, और इस प्लेट P पे फोर्स आप लगा रहे हो 50 न्यूटन का। तो पूछ क्या रहा था कि ये प्लेट कितना डिस्टेंस से डिस्प्लेस करेगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए। तो मान लीजिए कि ये प्लेट x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर गया, आप लिख सकते हो क्या चीज़, ये x से डिस्प्लेस कर गया तो इस स्प्रिंग में भी x का स्ट्रेच पैदा हुआ। तो आप लिख सकते हो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, तो ये जो फोर्सेस लग रहा है वो रिस्टोरिंग फोर्सेस को काउंटर बैलेंस कर देगा। तो आप लिखोगे के इक्विवेलेंट इंटू एक्स इज इक्वल टू 50 न्यूटन। तो के इक्विवेलेंट कितना है आपका 14K बाई 3 इंटू डिस्टेंस हो गया x इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो इसी से आप लिख सकते हो यहाँ से x इज इक्वल टू 150 बाई कितना 14K, ठीक है। तो ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेट P।